Assalamualaikum, you're watching the Salim Bukhari show. This is me फैज़ा रियाज। 28 मई यौम तकबीर, आज के दिन की मुनासबत से आम तातील का तो ऐलान किया गया था, लेकिन 1998 में जब छः धमाके किए गए, न्यूक्लियर धमाके किए गए, तो पूरी दुनिया को बता दिया गया कि आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क अगर कोई बना है, एटमी ताकत किसी के पास है तो वो पाकिस्तान है, और दुनिया का 7वां बना है, जिसको 26 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और भरपूर तरीके से आज का दिन गुजारा गया है, आज का दिन मनाया गया है। बतौर पाकिस्तानी हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पे अगर कोई मैली आंख से दिखेगा तो हम एटमी ताकत रखते हैं, एटमी हथियार हमारे पास हैं, कोई हमसे आसानी से बच के नहीं निकल सकता है। और आज ही के दिन जो है, जब ऐलान किया गया था नवाज़ शरीफ की ही जानिब से, जब वो उस टाइम पर वज़ीर आज़म थे, और आज ही के दिन पे वो दोबारा 6 साल के बाद सदर मुंतखब हुए हैं, तो ये विन विन सिचुएशन है PMLN के लिए भी। और जब आज नवाज़ शरीफ ने खिताब किया तो बड़े जोश में बोले और साकिब निसार को भी कोसा, और फिर उनके जो पुराने नाराज साथी हैं उनका भी नाम लिया, शाहिद खान अब्बासी का भी, और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ भी बोले हैं, और उन्होंने कहा है कि लोड शेडिंग का मसला हम बहुत जल्द हल करेंगे और किसानों को सब्सिडी देंगे। लास्ट में हम प्रोग्राम में बात करेंगे गज़ा के हवाले से कि जो एक फॉरेन कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें अरब और यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, उन सब ने 2 स्टेट पर फोकस करना शुरू कर दिया है कि इसके बगैर कोई हल नहीं है। इस पर लास्ट प्रोग्राम के सेगमेंट में, लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब, आज यौम तकबीर बड़े ही जो कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया है, और ज़िंदा कौमी इसी तरह से सेलिब्रेट करती हैं, बताती हैं। हमने पूरी दुनिया को बारावर करवाया है कि हम एटमी ताकत रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, उनकी छुट्टी हो गई उनके पेपर्स थे। मुझे हैरत है कि इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की गई है। मेरे ख्याल से जब ये धमाके किए थे उसके बाद अगले साल से ये छुट्टी शुरू हो जानी चाहिए थी। यस, जो पता नहीं क्या इसमें मसलियत थी, क्यों ये नहीं की गई। एनीवे, देखिए जी, 28 मई जो है इसका एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है हमारी हिस्ट्री में। हम एक तो पहली इस्लामी मुमलिकत थे जो एटॉमिक पावर बने, जो यूनिक यानी हमारा एजाज़ है। जब हमने एटम बम बना लिया, और हमने बनाया इसलिए कि हमारे साथ बैठा हुआ पड़ोसी जो हमारा बदतरीन दुश्मन है, जब उन्होंने धमाके किए तो हमारे लिए कोई रास्ता और नहीं था, इसलिए कि वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी फ़ौज हमसे 10 गुना है, उसकी वेपनरी हमसे 10 गुना ज़्यादा है, उसकी एयरफोर्स हमसे 10 गुना है। वो दूसरी बात है कि हमने उनको हमेशा दांतों चने चबवाए हैं, नाकों चने चबवाए हैं। तो 1965 ले लें, 1971 ले लें, और अभी हाल ही में पुलवामा का ड्रामा, ये कुलभूषण, ये सब कुछ हमारे सामने जो करने की कोशिश की थी, देखा था आपने उनके जहाज़ों का क्या हुआ। अभिनंदन साहब जो हैं, वो यहाँ की चाय सारी ज़िंदगी उनकी नस्ल नहीं भूल सकती, तो वो तो क्या भूलेंगे उसको। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये हमने क्यों किया था? इसलिए कि हमें एक ऐसा डेटरेंट चाहिए था जिससे बदतरीन दुश्मन भी हमारी तरफ आंख उठा के ना देखे। जिन लोगों ने इस पर काम किया उनका तज़किरा बहुत मुख्तसरन ज़रूरी है। ये कंसीव किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से 1972 जी, यस 1972। और मुझे याद है वो कॉन्फ्रेंस जो मुल्तान के कासम बाग स्टेडियम में हुई थी, विदाउट द कनात, सिर्फ शामियाना लगा हुआ था, और वहाँ 200 इंजीनियर्स जो हैं वो दुनिया भर से पाकिस्तानी बुलाए गए थे। एंड मिस्टर भुट्टो वाज द पर्सन हु सेड, इज देयर ए सन ऑफ ए सॉइल हु कैन गिव मी द एटम बॉम्ब। तो सारे चुप करके बैठे रहे थे, लेकिन एक शख्स था जिसने कहा था कि मैं शायद एटम बम तो नहीं बना के दे सकता आपको, लेकिन ये कैसे बनता है ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ। हाँ जी। मेरे ख्याल से उसका नाम अगर ना लिया जाए, डॉक्टर कदीर, बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि वो मोहसिन पाकिस्तान बिल्कुल ठीक, उनको जाहिद मलिक साहब ने अपनी एक तहरीर में उनको मोहसिन पाकिस्तान कहा था, और किताब भी लिखी इसी नाम से उन्होंने। तो ये उनको क्रेडिट ना दिया जाए। जैसा मैंने कहा कि ऑथर इसका, ये आर्किटेक्ट इसका जो है वो यकीनी तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। बाद में ये किस तरीके से लेके आए वहाँ से सब कुछ, नीदरलैंड में काम करते थे ये एक न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री में, जहाँ पर उसका नुस्खा जो है वो स्टोर किया गया था। एनीवे, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत है, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। लेकिन इससे भी पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बहुत काम किया इसके लिए, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी जो हमारी कमीशन है वो उन्हीं के ज़ेरे साया बनाई गई थी, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया। मैं एक और मज़े की बात आपको बता दूँ कि डॉक्टर कदीर इज़ नॉट ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट। अच्छा, ये मज़े की बात है आपके लिए। यस, ऑलराइट। एनीवे, बट बहुत सारे पाकिस्तानी उनको समझते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ द बॉम्ब। उन्होंने कर दिखाया उन्होंने। तो हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं उन सब को जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाने में जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, वी सल्यूट ऑल ऑफ देम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
हैविंग सेड दैट, अब इस मई की एक और सिग्निफिकेंस भी बन गई है आपके हाँ, सामने। 28 मई की, यस एग्जैक्टली, हुआ है यौम तकबीर मेरे के ख्याल से साथ-साथ उन्होंने ना इसको मौके की मुनासबत के साथ ही ये रखा था अपना इलेक्शन वगैरह। इलेक्शन के हवाले से आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सी कंट्रोवर्सी है पीटीआई के इलेक्शंस को लेके। जी, 2 इलेक्शंस पीटीआई ने खुद करवाए थे, अच्छा, एक जस्टिस वजीउद्दीन अहमद की सरकर्दगी में, दूसरा तस्नीम नूरानी साहब जो सेक्रेटरी होते थे इंटीरियर के, उनकी निगरानी में। लेकिन खान साहब को वो दोनों रिजल्ट पसंद नहीं आए थे, इसलिए वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उसके बाद जो तमाशा उन्होंने इस इलेक्शन से पहले किया, इन्हीं इलेक्शंस का, वो उसको चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन ने। Yes. और आपके सामने है कि वो कंट्रोवर्सी अल्टीमेटली उनसे उनका निशान छिन गया, सब कुछ हो गया। उनसे आई थिंक अब कोई भी इस चीज को, इंटर पार्टी इलेक्शंस को कोई नॉन सीरियस नहीं लेगा। दैट इज व्हाई दिस होल थिंग हैज हैपेंड टुडे। इसका उन्होंने प्रोसीजर जो है वो पूरा मुकम्मल किया है, लेकिन ऑब्वियसली नवाज शरीफ की पार्टी है, नवाज शरीफ का वोट बैंक है, उसके मुकाबले में कोई नोबडी कैन डेयर पुट हिज नॉमिनेशन पेपर्स, सो वो ऑब्वियसली उन्होंने इलेक्ट हो जाना था। बट दिस इज नॉट दैट सिंपल। ही इज कमिंग एट द हेड ऑफ द पार्टी अगेन यस, आफ्टर 6 years. साकिब निसार इज यानी उनके फैसले के बाद, हाँ। विल मे बी ए स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन जिस तरीके से उनको अकामा, पनामा से शुरू करके अकामा पे निकाला गया, और जिस तरीके से उन्हें दफ्तर से निकालने में जल्दी की गई, जिस तरीके से उनका पार्टी का टाइटल लेने में जल्दी की गई, जिस तरह उनके सेनेट के जो इलेक्शन लड़ रहे थे लोग, उनसे झंडा वापस लिया गया, उनसे उनकी पहचान वापस ली गई। बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जिनको आप अगर रिकॉल करें तो आपको भी बुरा लगेगा, मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं इसके। आज उन्होंने इजहार किया ना खुल के, उन्होंने कहा साकिब निसार कहाँ हैं आज। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू करने की बजाय अगर हम यहाँ से शुरू करें कि उन्होंने आज कहा क्या है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जी पाकिस्तान की खुशहाली को 5 लोगों ने छीन लिया। अब वो 5 लोग हमको आइडेंटिफाई जरूर करने चाहिए। बकौल उनके लंदन में बैठ के जनरल जहीरुल इस्लाम, परवेज लाई, जनाब बानी पीटीआई, और कनाडा के मौलाना, मौलाना तारुल कादरी साहब, वो कहते हैं कि इन्होंने एक्चुअल लंदन प्लान जो है वो इन्होंने किया था। अच्छा, अब वो भी लंदन प्लान। फिर वो कहते हैं कि उस लंदन प्लान के बाद जहीरुल इस्लाम साहब जो हैं, जो उस वक्त DGISI थे शायद, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। मैंने उनसे कहा इस्तीफ़ा तो मैं नहीं दूंगा, और ये इसके बारे में मेरे ख्याल से दो राय नहीं हो सकती। ज़िद्दी आदमी है नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो थोड़े स्टबर्न है, लेकिन वो जवाज़ होता है उनके पास स्टबर्न होने का। बानी पीटीआई की तरह से नहीं है कि हर चीज़ पे खड़े हो जाते हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं दूंगा इस्तीफ़ा। तो उन्होंने कहा कि देखें, हमने सियासी कुव्वतों को आजमा लिया है, अब हम एक तीसरी कुव्वत को आजमाना चाहते हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया है कि बानी पीटीआई साहब बताएं कि क्या वो तीसरी कुव्वत का जो इशारा था जनरल ज़हीर का, वो आपका नहीं था। वो कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई मुकर जाएं इससे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, उसके अब ये पोतड़े खुल रहे हैं, जो कहते हैं ना, डर्टी लिनन इज बीइंग वॉश्ड, आई मीन राइट इन द पब्लिक। हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि ये जिस तरह के खिलवाड़ माजी में होते रहे हैं, 3 मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं, उसको हम रिकॉल करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जब कभी भी शब खून मारा है किसी न किसी ताले आज़मा ने, पाकिस्तान की जमहूरियत की बिसात भी लिपटी है, पाकिस्तान की आइन की बिसात भी लिपटी है। और फिर अगर आप इसको सारे इवेंट को रिकॉल करने लगेंगे, हम सिर्फ साकिब निसार साहब का नाम लेके उनको कोसते रहते हैं, लेकिन अदलिया के जजों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने या तो कोलैबोरेटर का रोल किया है, या सहूलतकारी की है, या वो बहुत मोहतात अंदाज से मैं कह रहा हूँ कि इस मनसूबा बंदी में शामिल रहे हैं। कोई फ्रंट फुट पर है, कोई बैक एंड पर है, अब ये कहना चाहिए। एब्सोल्युटली। 2018 इंतखाबात, 2018 के इंतखाबात से पहले 2017 में जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब ने उसको भी थोड़ा सा रिकॉल किया। उसने कहा जी गवर्नमेंट तो PMLN की थी ना, चाहे उन्होंने कहा कि सियासतदानों की टांगें तो 1947 से खींची जा रही हैं जी, जो भी तरक्की देना लेकिन चाहता मेरी टांगें जो है वो 1990 में खींची गई थी, जब उनका इक़्तिदार जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। 2017 में वो कहते हैं कि जी डॉलर मैंने छोड़ा था 104 पे, मैंने आटा छोड़ा था 35 रुपये पे, पेट्रोल 65 रुपये पे, और सोना 50,000 रुपये फ़ी तोला पे।
उसने कहा जी कंपेयर कर लें कि उसके बाद फिर जो जो हुकूमतें आई हैं या जो कुछ भी हुआ है वो आपके साथ और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। देखिए ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि 4 साल का जो इक़्तिदार है पीटीआई का, बानी पीटीआई का, आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर दूध की नहरें बह गई थी। यहाँ पर महंगाई उसके उस वक्त भी थी, लोग उस वक्त भी सड़कों पर थे, लोग वो जवाब बना लेते हैं कोरोना को। क्योंकि आटे और चीनी का जो बहरान हुआ था, अगर आपको याद हो, जो बाद में मलबा डाल दिया गया था जहांगीर तरीन पे और अलीम खान पे, उसने ज़िंदगी जीर्ण कर दी थी। उसने गरीब आदमी की चीखें निकल गई थी। और उस वक्त की जो अभी भी कोई उस वक्त की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी उनका अगर मैं आपको याद दिलाऊं, फिरदौस आशिक साहब, तो उन्होंने कहा था ये तो अभी चीखें तो और निकलनी है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी कोई दूध की नहरें जो है नहीं बहाई थी। नवाज शरीफ साहब का, ये बार बार मैं शहबाज शरीफ आ जाता है नाम पे इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर है। नवाज शरीफ साहब का कहना यह है कि हमने कराची का अमन बहाल किया, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। जो 90s में ऑपरेशन हुआ वहाँ अगर नहीं होता तो आज भी वहाँ बोरीबंद लाशें मिल रही होती। आज भी वहाँ कोई आदमी जो है वो घर से बगैर इस ख़तरे के कि मैं पता नहीं वापस जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, इस तरह की सूरत हाल हमने अपनी आंखों से भी देखी है और लोगों ने भी वहाँ से आके हमें बताया। उन्होंने कहा जी मैंने मोटरवेज बनाई, मेरे जितने लैंडमार्क्स हैं दे आर ऑल विजिबल। हमने बिजली के कारखाने लगाए, हमने ऑरेंज लाइन बनाई, हमने मेट्रो बनाया। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये खाली दावे नहीं है, ये मौजूद है। और वो कंपैरिजन जब करते हैं तो कहते हैं कि जी बताएं आपने केपीके में क्या किया। एक आपने बीटीआर बनाई ना जी, बीआरटी, उसका कितना बड़ा स्कैंडल बना है। पहली बात तो ये कि वो 29 अरब से शुरू होकर 106 अरब रुपए की चली गई। और एडीपी जो उसकी डोनर एजेंसी है उसने कहा कि 7 अरब रुपए की करप्शन तो पक्की हुई है इसमें। तो वो जो रियासत मदीना के दाई थे उनके दौर में भी जो कुछ होता रहा है वो हमारी आंखों के सामने है। वो ये कहते हैं कि मेरे लिए जवाज ये पैदा किया गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। नवाज शरीफ ने कहा, वो कहते हैं, एक तो उन्होंने तंजन कहा ये कि शाकिर निसार साहब मैंने आपके बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। ये सरकासिज्म है इसके अंदर, लेकिन ये बहरहाल दिस इज ए वैलिड पॉइंट। अपने बेटे से नहीं ली, आपसे तो नहीं मांगी थी। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब मैंने तो बानी पीटीआई के साथ भी चलने की कोशिश की। हाँ, वो ये कहते हैं कि मैं 2013 में चल के इनके पास गया बनी गाला, मैंने इनसे कहा कि आप हमारे साथ मिल के चलें। उससे पहले धरने से पहले, धरना 2014 है। तो वो कहते हैं मुझे, उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी ये सड़क बनवा दें बनी गाला वाली। हाँ, बनी गाला। वो कहते हैं मैंने बनवा दी। वो मुझे हैरत है कि उसी सड़क के बारे में अब ये कहते हैं कि वो जो मैंने घड़ियाँ बेची थी, उससे सड़क, वो जो मैंने वो तोहफे बेचे थे सऊदी यानी क्राउन प्रिंस के, उससे मैंने वो सड़क बनवाई थी। ये तो हाल है। अब किसकी बात माने किसकी ना माने, इतने बड़े बड़े झूठ और इतने बड़े बड़े जाली दावे हैं कि बात अगर हम करने बैठेंगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी। हमारे यहाँ एजेंसियों का रोल जो है वो कि बहुत एनविएबल नहीं रहा है हमेशा से। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो हमेशा कहते हैं ना कि वक्त जब गुजर जाता है तो फिर पता लगता है कि किस वक्त में क्या खिलवाड़ हुआ था। अल्लाह करे कि हमारी एजेंसीज वही काम करें जो उनका है। आपको पता है अदालतों में आजकल एजेंसियों के हवाले से बड़ा शोर गौगा है। एक जज साहब जो हैं वो उन्होंने तय कर लिया है कि मैंने छोड़ना नहीं किसी को। 6 जजेस ने जो खत भी लिखा है उसके बाद मुदाखलत का। देखिए बातें जल्दी मैं कह दूं इससे पहले कि आप मुझे लग रहा है आपका जी, हमने शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर को बात एलिगेशन वो होती है और मुकदमा उस बात पे चलता है कि आपके फैक्ट्स ठीक हों। आप जनरलाइज टर्म में कभी मुकदमा कायम नहीं कर सकते। ये कहना कि हमें कुछ हसास अदारों की तरफ से मुदाखलत है, भाई स्पेसिफाई करें ना, कौन है, नाम लेना कौन है, बुलाएं उनको अदालत में। आपको याद है काजी फायज ईसा ने बड़ा खुला इशारा दिया, इशारा नहीं उसने तो बाकायदा एक तरह की वो जजमेंट थी कि भाई आपके पास तो तौहीन अदालत का कानून है, आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया उनके ऊपर, बुलाएं उनको। और कहा अगर नहीं बुला सकते तो यहाँ बैठने का हक देंगे आपको। अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते याद है ना आपको? यू कैन नॉट सिट हियर। आपको ये भी पता है कि किसके जवाब में कहा था ये अतर मिनल्ला साहब को कुछ ना कुछ सूझता रहता है ना थोड़े थोड़े अरसे के बाद। मुसर्रत हिलाली साहिबा ने पहले कहा था, उसका जवाब है। बात हम कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की और अभी के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। आज दोनों भाई खूब गरजे बरसे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले ज़बरदस्ती मुझे ब्रेक लेनी थी, लेकिन पुराने साथियों को याद किया आज नवाज शरीफ ने। हाँ, मेरे ख्याल से वो अगर हम उसका जिक्र ना करें थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि उनमें यही तो खूबी है कि वो अपने दोस्तों को भुलाते नहीं हैं। ही नेवर राइट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स।
तो उन्होंने एक तो मरियम नवाज की जेल काटने की बात की है, साथ ही अपने भतीजे हमजा शहबाज का भी जिक्र किया। शुक्र है कि उसका भी जिक्र है। उसको तो बिल्कुल ऐसे खुडे लाइन लगा दिया उन्होंने। हालांकि मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, मैंने तो चूंकि वो सूरत हाल मॉनिटर भी की है, रिपोर्ट भी की है, एडिटोरियल भी लिखे हैं उसके ऊपर। जो पार्टी की खिदमत वो 2.5 साल जेलें काट काट के हमजा शहबाज ने जिस माहौल में पार्टी को संभाला था, मेरा नहीं ख्याल कि किसी में भी कैपेसिटी है टू पे बैक टू हिम ऑन दैट। हमजा शहबाज शरीफ, लेट द रिकॉर्ड बी स्ट्रेट। राइट, ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि और भी अच्छी बात यह है कि उन्होंने खाका नवासी और मिफ्ता इस्माइल को भी कहा कि उन्होंने भी हमारी खातिर जेलें काटी हैं। अगेन ए कॉम्प्लीमेंट। और उन्होंने एक नेगेटिव लफ्ज़ दोनों के बारे में नहीं कहा। ये बड़े ज़र्फ की बात होती है, ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए यू नीड टू हैव ए बिग हार्ट। वो बकौल शायर के, हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं, ये एक रमज़ है, ये रम्ज़ है, ये एक ऐसी क्वालिटी है किसी भी आदमी में कि ही इज़ नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर दैट, कि आप अपने दोस्तों को नहीं भुलाते हैं, चाहे वक्त अच्छा हो चाहे बहुत अच्छा हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मौके को गनीमत जाना और उन्हें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने एक्ट को। वो भाई ने कर दिया बहुत। हाँ जी, उन्होंने उसको कम्प्लीमेंट पेश किया। उसने कहा बहुत दफ़ा उसे तोड़ने की, उसको लालचें दे के मुझसे अलग करने की, मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हर इम्तिहान में पूरा उतरा है। ये एक जुमला काफ़ी है, इट इज़ ए बेलिंग आउट सेंटेंस फॉर शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब जो है वो फरमाते हैं कि 2017 में जो जुल्म व ज़्यादती हुई, अल्लाह ताला ने हमें दोबारा इज्जत दी है, दोबारा हम सुरखरू हो गए। फिर वो ये कहते हैं कि जी 2018 में नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन जो है हरवाया गया। ये आज पीटीआई के लोग जिस धांधली की बात करते हैं, मुझे जब 2018 याद आता है ना, तो मैं इनके दिल गुर्दे की दाद देता हूँ कि किस ढिठाई से ये आज की इस धांधली की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि धांधली नहीं हुई, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, दोनों जानिब देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन, दैट वाज ए धांधला। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एनीवे, दूसरी बात ये है जनाब कि वो शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं, लोड शेडिंग पे बोले हैं वो नहीं, वो उसके बाद में आता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब पीटीआई का मकरू चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया, इसलिए कि बानी पीटीआई जो है वो फौज और उनके ख़ानदानों को बदनाम कर रहे हैं, यानी फ़ौज के जनरलों को, उनके ख़ानदानों को। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब पीटीआई फ़ौज और मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। अब इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं, ना हमें कुछ यहाँ रिकॉल करने की ज़रूरत है। आपको पता है पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है। आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को तो छोड़ दें, जो इस वक्त सिटिंग लीडरशिप है मिलिट्री की, उसको ख़त भी लिखते हैं, उसी को मैंने वो शेर भी सुनाया था आपको गालिब का। तो लेकिन ये कि जिस किस्म का जहर उगला जा रहा है वो बस अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अब आ जाइए जनाब उनके जो लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने बड़ा सीरियस अपना स्टेटमेंट दिया इस पर। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके में आज के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ये इट साउंड वेरी लाइट के बड़ा लाइट सा जुमला, इट्स नॉट। मतलब है पूरे मुल्क के रूरल एरियाज में टाइम टेबल 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है, एब्सोल्युटली अनअनाउंस्ड। उनका क्या कसूर है भाई, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं उसी तरह से, वो भी उसी तरह से हार टैक्स देते हैं। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि इस फैसले की वो करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने एक मार्जिन ये दिया है कि वो फीडर जो खसारे पर चल रहे हैं वहाँ लोड शेडिंग की इजाज़त है, लेकिन वो कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत जो है इसके बाद लोगों को जो परेशानी है उसका थोड़ा सा ख्याल करें। ठीक है जी, ख्याल हमने अच्छा जी। अब इन्होंने ही करना है। अब्बा हजूर का जिक्र भी हो गया जनाब, चचा का भी हो गया, कजन का भी हो गया। अब मरियम नवाज को पंजाब के वज़ीर आला का भी थोड़ा सा जिक्र कर लें। यस, बीबी जिसको कहते हैं ना पंजाबी जुबान में कहते हैं, लगी हुई तो है बीबी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि शी इज़ ऑन हर टोज मोस्ट ऑफ द टाइम, वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट। अब ये है कि क्या वो उसके नताइज अखज़ कर पाएंगी उसी स्पीड के साथ या नहीं। आई थिंक दैट्स ए बिग टेस्ट। उन्होंने कहा है कि जी हम किसानों को अब किसी के थ्रू देने की बजाय, पहले ये था ना कि खाद में सब्सिडी दे दे, अब जो पेस्टिसाइड्स हैं उसमें सब्सिडी, उनका ना हम तो सीधा देंगे उसको, किसान का राइट थिंग, क्योंकि वो खाद वाद पे दीवी जो है ना मोटे पेट वालों के पास चली जाती है, वो किसान तक नहीं पहुंचती। किसान ने फिर जो यूरिया जो है वो ब्लैक में खरीदनी है, तो व्हाई नॉट गिव द सब्सिडी डायरेक्ट टू हिम। ये बहुत अच्छा फैसला है मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली दिस शुड बी लॉडेड। बहुत अच्छा फैसला। प्राइस कंट्रोल के लिए उसने कहा कि जी हम अलग सिस्टम बना रहे हैं, बनना चाहिए। कंज्यूमर एसोसिएशंस बननी चाहिए पूरी दुनिया में।
कीमतों को एक हद तक रखने में कंज्यूमर एसोसिएशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक हफ्ते के लिए वो चीज़ें खरीदनी अगर बंद कर दें तो ये सेठ जो है ना, मोटे मोटे पेटों वाले, ये बिल बिलाने लगते हैं, बिल बिलाने लगते हैं। तो हम तवक्को करते हैं कि इस हवाले से भी। दूसरी बात, सोलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे भी बोली है, उन्होंने कहा इसको भी हम बर्दाश्त नहीं पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बोली है। सोलर पे जनाब बीबी का दिल बड़ा धड़कता है, लेकिन जो दूसरे वज़रा हैं या दूसरे जो अदारे हैं वो इस सोलर के खिलाफ साजिशें करने के लिए तैयार हैं। कोई टैक्स लगा रहा है, कोई 18% GST लगा रहा है, कोई कह रहा है जी कि जो प्लेटें हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मौत पड़ी हुई है उनको कि ये लोगों को बिजली सस्ती घरों पे क्यों मिलने लग गई है, क्यों मिल रही है exactly। अब ये किसका केस लड़ रहे हैं, ये हम अगले प्रोग्राम में इसके परखड़े उड़ाएंगे ज़रूर कि ये हुकूमत जो है क्यों फैसला नहीं कर रही है, किसके मुफादात का ये यानी को प्रोटेक्ट कर रही है, ये पता इसके ऊपर तफसील से बात करनी है इंशाल्लाह अगली दफा। अभी तो उन्होंने कहा है कि जी जो महाना 100 यूनिट्स यूज़ करते हैं उनको हम लगा कर देंगे सोलर सिस्टम, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। मुफ्त लगा के देंगे, वो फ्री में लगेगा और अच्छी बात है, लेकिन अगर टैक्स ना लगे तो ही रिलीफ मिलेगा। फ़लस्तीन के मसले पर अगर बात करें तो जो वज़रा ख़ारजा का इजलास हुआ है जिसमें अरब और यूरोपीय ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर शामिल थे, उन्होंने भी फ़लस्तीन के लिए और इसराइल के मसले के हल के लिए बुखारी साहब 2 स्टेट का ऐलान कर दिया है कि इसके अलावा और कोई हल नज़र नहीं आता है। और ये सऊदी जो हैं फ़ॉरेन मिनिस्टर, उनकी जानिब से स्टेटमेंट है। एक तो ये बहुत खुशी की बात है कि सऊदी अरब जो है वो अब इज टेकिंग द फ्रंटल पोजीशन, और उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ख़ास तौर से पिछले 2-3-4 दिनों में जो बयानात आए हैं उससे ये लगता है कि अब सऊदी अरेबिया जो है फ्रंट फुट से लीड करेगा इस पूरी मूवमेंट को। अच्छा, जैसे ही ईरानी प्रेसिडेंट की शहीद हुए हैं उसके बाद से सऊदी अरब फ्रंट ऑब्वियसली सऊदी अरब के लिए खुला है ना, मैदान खुला है ना, कि इस वक्त अगर आप फ़लस्तीन कॉज को अपना लेंगे, इसके ऊपर अपना यानी छाप लगा देंगे तो बहुत ये बेहतर हो जाएगी सूरत हाल फ़लस्तीनियों के लिए भी और ख़ुद उस खित्ते के बाकी ममालिक के लिए भी। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम यूरोप के ममालिक में से 3 बड़े ममालिक ने, आयरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम और वो स्पेन, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाएंगे और अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी स्टेट हुड के लिए स्ट्रगल का हिस्सा बनेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आज ना बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट और होने जा रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है, ख़ास तौर से अल्जीरिया ने बुलाया वो, वहाँ मेरे ख्याल से पूरी आलमी ज़मीर का इम्तिहान और आलमी राय आमा का इम्तिहान है। अमेरिका की जो बेशर्मी की वारदातें हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिस तरीके से उसने 5 के करीब रेजोल्यूशन जो हैं उनको वीटो किया है, बिल आखिर प्रेशर वहाँ भी बिल्टअप हो रहा है। वहाँ भी आपने देख लिया जामियात में क्या हुआ है, आपने देख लिया वहाँ पर शहरों की सड़कों के ऊपर क्या हुआ है, आपने देख लिया वहाँ के ज्यूज बाहर निकल आए हैं उनकी हमायत में फ़लस्तीनियों की। तो जो बाइडन साहब का इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन जो पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसके आगे सरनगू होना पड़ेगा। आज जो नहीं, कल नहीं, परसों उस पर है ना, मैं नहीं मानूंगा। देखिए वो बेचारा कैदी है उस माफिया का जो पेंटागन और CIA की सूरत में वहाँ मौजूद है, जिसके ऊपर ज्यूज काबिज हैं। इसी तरह से बिजनेस लीड जो वहाँ की है उस सारी के ऊपर वो काबिज है। एक वक्त ये था कि यही ज्यूज तमाम तर जुडिशल सिस्टम जो है उसके ऊपर भी काबिज थे। इसलिए वो बाइडन एक अपाहज सदर कहते हैं अमेरिका के सदर को बुनियादी तौर पे, क्रिपल्ड कम्प्लीटली। तो आज पता चलेगा मेरा ख्याल से बाय द टाइम हमारा ये प्रोग्राम दूसरी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा तो उस वक्त तक यकीनी तौर पे पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले में क्या हुआ। अच्छा, जो रफ़ा पर अटैक हुआ है उस पर नेतन्याहू के स्टेटमेंट, हाँ वो पागल आदमी का जिक्र हमें वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा, लेकिन चूंकि वो इस थिएटर में, ये जो जंगी थिएटर है उसमें एक अहम किरदार है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से जिक्र एक दफ़ा फिर एंटोनियो गुतेरेस का हो जाए, जो सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने फिर ये कहा है कि ये हौलनाकी अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि पूरे गज़ा में अब 1 इंच भी महफूज नहीं है। यार फॉर गॉड सेक, 192 के करीब, बल्कि क्लोज टू 200 मुल्कों का एक अदारा है जिसका वो सरबराह है। एज ए सेक्रेटरी जनरल वो ये कह रहे हैं इसको हीट टू, पीपल शुड हीट टू इट। ये जो खास तौर से जो सुपर पावर्स हैं उनको चाहिए कि उसकी बात को सुने, और अगर नहीं सुनेंगे तो उसका नतीजा जो है वो यकीनी तौर पे निकलेगा। नेतन्याहू साहब को थोड़ी सी शर्म आने की गुंजाइश निकली, उन्होंने कहा कि जी वो गलती हो गई हमसे,
वो जो हमने रफा के अंदर वो जो अटैक कर दिया, मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। मतलब है दिस इज एब्सोल्यूट इडियोटिक स्टेटमेंट, इसलिए कि तमाम तर वर्ल्ड प्रेशर के बावजूद उसने कहा नहीं, हम तो हमास का खात्मा करके छोड़ेंगे, इवन इफ द लास्ट पर्सन इज किल्ड इन गाजा वी विल डू दैट। इतनी ढिठाई से वो इसके ऊपर बोलता रहा है, उसको तो शर्म भी नहीं आती है। मैं इसके उन्होंने अपने जो मीडिया में रिपोर्ट किया है 75 लोग जो हैं इसमें शहीद हुए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे हैं, और उन्होंने कहा 2 हमास के लीडर्स हैं। एब्सोल्यूट, वो तो दावा है, exactly, वो तो जस्टिफाई करने की एक हरकत है। yes. हमास को तो वो हिला नहीं सके अपनी जगह से। ये तो खवातीन का, बच्चों का जो कत्ले आम है उसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं वहाँ 2 हमास के भी थे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है, ख़ासतौर से जॉन कर्बी साहब जो कौमी सलामती के उनके जो हेड हैं, उनकी भी ढिठाई का और बेशर्मी का लेवल जो है बहुत ही हाई है। वो हर एक्ट नेतन्याहू का जो है जस्टिफाई करते दिखाई देते हैं, और वो ये कह रहे हैं खुले बंदों कि जी इसराइल का इन बंदों को मारने का, इन खवातीन बच्चों के कत्ले का हक हासिल है। हाँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हो गया जनाब। दूसरी तरफ आप देखें तो मिस्र के फौजी की जो हलाकत है, इसको तो इट शुड रिंग द अलार्म बेल्स अक्रॉस। एक वो ऐसा बॉर्डर है, रफा का बॉर्डर जो है, जहाँ से वो पट्टी खुलती है, इस तरफ इजरायली कब्जा है, दूसरी तरफ इजिप्ट की फौज है। अगर ये इस हद तक चले गए हैं कि फौजियों के ऊपर ये फायरिंग कर दें, अटैक कर दें, वो किधर है, हमारा ज़मीर किधर है, वो हम काहे के बने हुए हैं। आपने सुना कोई एक आवाज़ अभी तक नहीं उठी इजिप्ट से, इसलिए कि इजिप्ट जो कि एक करीब तरीन हमसाया था, उसके ऊपर मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत का खात्मा करके जनरल सीसी को ला के उसको टेम करके, जिसको कहते हैं मुखन्नस बना दिया गया था पूरी कौम को। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो इतना पहले से इंतजाम उन्होंने कर लिया था। इसी तरह से सीरिया जो एक दूसरा स्ट्रॉन्ग होल्ड था एंटी इजराइल मिलिशियाज का, उसको भी बर्बाद करने की कौन सी कोशिश अमेरिका ने नहीं की, आपके सामने है। दाइश को क्रिएट किया गया उनका कलाकमा करने के लिए। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये खुली आंखों से लोग देख रहे हैं। चलिए जी, उनकी तो बेगैरती समझ में आती है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, और मुसलमानों को क्या हो गया है, और मुसलमान ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर क्यों कुछ नहीं करते। मुझे आप ये बताइए कि एड का रास्ता बंद है, बाहर से कोई रसद नहीं जा सकती, रुथलेसली दे आर किलिंग पीपल ऑफ गाजा, जिस तरह मूली गाजर को काट देते हैं वैसे काट, किसी के पेट में दर्द नहीं है। और ये इतनी इतनी बड़ी फौजें, ये इतने इतने बड़े बम, ये काहे के लिए रखे हुए हैं, मुझे बताएं आप। एक इजराइल जो है उसकी हैसियत आप देख लें कितनी है, कितना बड़ा वो मुल्क है, उसके चारों तरफ मुसलमान ममालिक हैं और सोए हुए हैं बेज़मीरी की नींद। अब क्या किया जा सकता है उसका। लेकिन अब जाके बल्कि मुझे इस बात पे और ज़्यादा अफसोस है, और आज मुझे क्या ये कि कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं उस खित्ते में जो इसराइल के पड़ोसी हैं, वो तो कोलैबोरेट कर रहे हैं इसराइल के साथ, ख़ास तौर से जॉर्डन के। उन्होंने आधे मिसाइल और वो जो ड्रोन्स थे ईरान के, वो तो उन्होंने गिराए थे। हाँ, यस, कि हमारी उन्होंने स्ट्राइक बैक किया स्पेस के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इसराइल हमें उसकी सजा दे। ये तो हाल है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, जमात इस्लामी को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। वो आज भी धरना दिए हुए बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, गज़ा मार्च कह लीजिए उसको, या गज़ा के साथ जो सिंपति और इजहार यकजहती के लिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम में अभी दम है, हमें भी ये आवाज़ बड़े बुलंद तरीन तरीके से उठानी चाहिए। हमारी जामियात में भी इसके ऊपर हो भी रहे हैं, लेकिन मज़ीद होने चाहिए। जितनी भी आवाज़ें बुलंद होंगी उतना ही प्रेशर बनेगा बाइडन के ऊपर भी, इसराइल के ऊपर भी। खामोशी जो है ये इट इज़ कोलैबोरेटिंग विद इसराइल टू किल द इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। यही बात है, हम एक खामोश कातिल की तरह कोलैबोरेट करेंगे अगर हम अपनी आवाज़ कर रहे हैं, करेंगे नहीं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन आप इसको आवाम को मत करें, ये तो गवर्नमेंट के स्टेक में है, गवर्नमेंट का ये काम है करने वाला। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।